हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक। वेलकम टू इन आरटीजेड डिजिटल। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारा एक नया इनिशिएटिव क्विज स्टार्ट हुआ है और ये इनिशिएटिव इस वजह से स्टार्ट किया गया है क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पास इकोनॉमिकली इश्यूज़ हैं और बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहा है कि कैसे हम कंटिन्यू करें अपनी प्रिपरेशन को इस टफ सिचुएशन में। और बहुत सारे लोग के दिमाग में ये भी चल रहा है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, अब एग्ज़ाम तो ख़त्म हो जाएगा, अब लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोगों को इसी सिचुएशन में, इसी तरह के माहौल में ढलना पड़ेगा और एग्ज़ाम सभी कुछ कंडक्ट होगा। सो दिमाग में इस तरह का थॉट मत लाओ कि पेपर नहीं होगा, पेपर होगा। एनपीसीआईएल जो पेंडिंग है, इसरो के सारे पाँचों एग्ज़ाम पेंडिंग है, वो भी होने वाले हैं। ट्रिपल एससी जेई ये सारे एग्ज़ाम्स होंगे, एसएससी जेई भी होगा। और ये एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले गाइडलाइन जारी हुई होगी, तो 1 मंथ में आप पूरा प्रिपेयर कर लें, बहुत ही ज़रूरी नहीं। क्योंकि अगर आप ये सारा लॉकडाउन के टाइम पे पूरा का पूरा प्रिपरेशन ब्रेक करते हैं, तो आप बहुत पीछे चले जाएँगे। तो इस वजह से ये इनिशिएटिव निकला है जिसमें कोई भी फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्विज लॉन्च है और सभी लोग इस क्विज का फ़ायदा उठा सकते हैं और पूरी गारंटी के साथ मैं कहता हूँ ये क्विज बहुत ही बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें बहुत अच्छा कंटेंट, क्वेश्चन कंटेंट, बहुत अच्छा सॉल्यूशन डिलीवरी, सब कुछ मैं प्रॉपर तरीके से दे रहा हूँ सबको। और इसमें एक प्रॉपर शेड्यूल है, जो साइक्लिक शेड्यूल है। हर मंथ में वो साइकिल रिपीट होती रहेगी और पूरा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल आपका रिवाइज हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स रिवाइज करना चाहते हैं या एक तरह से कंटिन्यूटी मेंटेन रखना चाहते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखें। और मैं इस वीडियो में जो हमारा अभी एक फर्स्ट फुल लेंथ टेस्ट हुआ है उसका डिस्कशन भी करूँगा, सोल्यूशन डिस्कशन भी करूँगा। और जिन्होंने अभी तक क्विज में इस पार्टिसिपेशन नहीं लिया है तो ज़रूर से ज़रूर पार्टिसिपेट करें। और जिन्होंने पार्टिसिपेट कर रखा है, जिन्होंने टेस्ट दे रखा है, वो इसको सॉल्यूशन को पूरे अच्छे से प्रॉपर नोट्स के साथ में बनाएं। मैं पहले कुछ ब्रीफ में बता देता हूँ कि ये हमारा क्विज शेड्यूल है क्या चीज़ और ये क्विज का कॉन्सेप्ट क्या है। देन फिर हम सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैंने शेड्यूल मेंशन कर रखा है और ये पूरी तरह से फ्री है, ठीक है ना। और इसमें कुछ फुल टेस्ट भी हैं जिन्हें हम टैलेंट रिवार्ड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कह रहे हैं और आप पूरा का पूरा एक साइक्लिक प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। साइक्लिक शेड्यूल के थ्रू 1 मंथ का साइक्लिक शेड्यूल के थ्रू आप पूरा प्रिपरेशन कर सकते हैं अपना। और ये जो प्रिपरेशन है वो एसएससी जेई, इसरो टीए और यूपी ट्रिपल एससी जेई और एनपीसीआईएल जैसे पुराने एग्जाम्स जो हमारे पेंडिंग एग्जाम्स हैं उन सब में बहुत ही बेनिफिशियल होगी। फीचर्स क्या हैं टेस्ट के? आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मिलेगा, डिटेल्ड सोल्यूशन होगा, रैंक बेस्ड रिपोर्ट और टॉपिक वाइज एंड फुल सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट रहेंगे। और साथ ही साथ में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल हम दोनों चीज़ें कवर कर रहे हैं और यूट्यूब पे आपको हर एक कुछ का सोल्यूशन मिलेगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें रिवार्ड मनी भी रखी गई है कि जो लोग जिस तरह की मेहनत कर रहे हैं मैं उनको रिवार्ड दे रहा हूँ एज अ रिवार्ड मनी विच इज़ द आरटीजेड रिवार्ड मनी। और इसमें कुछ क्राइटेरिया है जो फुलफिल करने के बाद ही आपको ये सब कुछ मिलेगा। 50 से 60% मार्क अगर आते हैं आपके फुल टेस्ट में तो आपको 10 रुपीज़ का रिवार्ड दिया जाएगा। और इसी तरह जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 आपका रिवार्ड मनी बढ़ती चली जाती है। और हाईएस्ट रिवार्ड मनी है 95 to 100% मार्क्स इसके आते हैं 35 रुपीज़। ये 35 रुपीज़ क्यों रखा गया है? बिकॉज जो हमारा फुल टेस्ट है वो पेड टेस्ट है विच इज़ दी 25 रुपीज़ कॉस्ट। और उस बिहाफ पर मैं इस वजह से उसको रखा हूँ बिकॉज सब लोग एक इस शेड्यूल को ब्रेक ना करें, ठीक है ना। और साथ ही साथ में अगर आप कुछ पे करते हैं और उसके बदले में आपको रिवार्ड मिलता है तो ऑब्वियसली आप उस पर बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं। तो इसमें ये शेड्यूल है, इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के थ्रू और प्रॉपरली उसको फॉलो कर सकते हैं। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करूँगा, आप लोग प्रॉपर देख लेंगे। 5 मई से शेड्यूल स्टार्ट हुआ है और कंटिन्यूसली शेड्यूल चलता रहेगा। दो शेड्यूल जो है वो टेलीग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बना हुआ है और वेबसाइट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बना हुआ है। दोनों में अपना टाइम अलग अलग है टेस्ट का। 8 बजे शाम को, करेक्ट 8 बजे शाम को टेलीग्राम पे क्विज होती है अपनी। और वेबसाइट पे पूरा का पूरा 10 to 11 PM तक पूरा डे आपको 11 घंटे तक अवेलेबल रहेगा क्विज। और तब आप किसी भी टाइम वेबसाइट वाली क्विज को अटेम्प्ट ले सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम की क्विज को आपको करेक्ट 8 बजे लेना पड़ेगा। ये शेड्यूल टेलीग्राम और वेबसाइट दोनों के लिए है, पर डे दोनों जगह क्विज होता है, ठीक है ना, टेलीग्राम पे भी और वेबसाइट पे भी। जिस तरह से अगर देखा जाए
आप सब लोग देख पा रहे हैं 7th मई को हमारा मैकेनिक्स का फुल रिवार्ड टेस्ट हुआ है, विच इज़ द फर्स्ट रिवार्ड टेस्ट, और जो कि रिजल्ट उसका डिक्लेयर हो गया है। और उसके साथ साथ उसी का वीडियो सोल्यूशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा आप सबको। 8th मई को मशीन डिज़ाइन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और टेक्निकल के साथ साथ आप देख रहे होंगे नॉन टेक्निकल में भी हम लोग चीज़ें लेके चल रहे हैं, जैसे मेडिवल हिस्ट्री और मशीन डिज़ाइन। और इधर जो हमारा वेबसाइट का कोई जो उसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चलेगा। तो एक दिन में 2 टेक्निकल चल रहे हैं और एक नॉन टेक्निकल चल रहा है। टॉपिक वाइज है, देख रहे होगे आप सब लोग कि इसमें कुछ टॉपिक मेंशन है, हर दिन के अलग अलग टॉपिक मेंशन है, तो आप टॉपिक वाइज प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे, जैसे हम 8 से 10 तारीख तक देखेंगे, हमारा मशीन डिजाइन और सोम के टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हैं, तो हमारा मशीन डिजाइन और सोम 3 दिन में हमारा पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद में सोम अभी चलता रहेगा, लेकिन मेरे मशीन डिजाइन खत्म हो जाएगा, तो मशीन डिजाइन का एक फिर से रिवार्ड टेस्ट होगा, जिसमें आप पूरा का पूरा मैकेनिक्स एक साथ रिवाइज करके दे सकते हैं, पहले टॉपिक वाइज फिर फुल टेस्ट। तो इस तरह से आप पूरे के पूरे टेस्ट को कवर कर सकते हैं, जहाँ पर सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स, हाइड्रोलिक्स से लेकर थ्योरी ऑफ मशीन, उसके साथ साथ एमटीटी मेटल कटिंग, बेसिक थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना, मेट्रोलॉजी, और जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स बचे रह गए हैं कुछ सब्जेक्ट्स, तो वो अगले शेड्यूल में कवर होंगे, जो अगले मंथ के शेड्यूल होगा, ठीक है ना। इसके लिए कैसे पार्टिसिपेट करना है इस क्विज में, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो सब लोग को सब ध्यान रखने हैं। सबसे पहले वेबसाइट विजिट करना है, उस पर लॉगिन और अपना पासवर्ड जनरेट करना है। उसके साथ साथ आप लोग फ्री क्विज वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर डेली फ्री क्विज का करके कोर्स है, जिस पर आप इनरोल करके उसको हर दिन एक्टिवेट रहेगा, वो आपको ईजिली एक्सेस कर पाएंगे। और जिस दिन फुल टेस्ट है उस दिन आपको 25 रुपीज़ का पेमेंट करना रहेगा, और ये इस तरह से आपको प्रॉपरली पार्टिसिपेशन मिल पाएगा हमारी क्विज में, ठीक है। इसके साथ साथ प्रिपरेशन कैसे करनी है, और क्विज के दौरान जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे आप उसको कैसे ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपको शेड्यूल पूरी तरह से स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। किसी भी दिन कोई लैक नहीं होना चाहिए। जिस दिन जो टॉपिक है आपको एक तरह से आप कह सकते हो आपको पूरा रिजिड होना पड़ेगा, समझ रहे हैं, कि उस शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, कभी किसी भी दिन का शेड्यूल मिस ना करें, प्रॉपर लगे रहें कंटिन्यूअसली। वैसे भी मैं बहुत ही कम कंटेंट दिया हूँ पर डे का आपको डोज, जिससे आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बहुत अच्छे से शॉर्ट नोट्स कंपाइल करना है हर एक सब्जेक्ट का, और सबके फॉर्मूला नोट्स भी प्रिपेयर करते जाना है साथ ही साथ प्रिपरेशन के दौरान, जिससे कि आप फुल टेस्ट देते समय इजीली मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब भी रिपोर्ट जारी होगी और पूरा वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा, तो उसमें मिस्टेक जहाँ पर हुई है उसका अलग से नोट्स बना लेना है आपको। और कुल मिलाकर जैसी भी रैंक आए, जैसा भी रिजल्ट आए, आपको अपने आप को पुश करना है, जिससे कि आप नेक्स्ट टेस्ट में इम्प्रूव कर सकें अपने आप को। और अगर कोई भी प्रॉब्लम रहता है आपको इस रिगार्डिंग, कोई शेड्यूल से रिगार्डिंग कुछ भी पूछना रहता है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9560646167 पर। और आप कोर्स डिस्कशन में भी अपने डाउट पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी आप चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, अपनी जो भी रिलेटेड क्वेरीज हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक, वेबसाइट का लिंक, कोर्स की डिटेल, और उसके साथ साथ कुछ का पूरा 1 मंथ शेड्यूल आपको अवेलेबल रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फुल लेंथ टेस्ट जो हमारा पहला हुआ था मशीन मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट का। तो देखते हैं उसमें पहला क्वेश्चन क्या है। 30 क्वेश्चन है पर टेस्ट में, तो पहला टेस्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। Mass of 1 kg is attached to the middle of the rope, which is being pulled from the both ends in the opposite direction, taking g is equals to 10 meter per second square. The minimum pull required to complete straighten the rope. मतलब हमसे कहा जा रहा है कि अगर एक 1 kg के मास को हम लोग रस्सी से खींच रहे हैं और रस्सी को सीधा कर दें, तो कितना फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा रस्सी को खींचते समय, मतलब रस्सी में कितना टेंशन आ जाएगा जब रस्सी के दोनों किनारे कैसे हो जाए, बताओ, सीधे हो जाए, मतलब रस्सी सीधी हो जाए और लोड बीच में रहे। ऐसा करते समय हमें उस फोर्स के बारे में बताना है। तो देखो इधर सब लोग, बहुत ही सिंपल सी बात है, क्वेश्चन इजी है। सपोज दैट अगर हमारे पास 2 स्ट्रिंग है और ये हमारा वेट है 1 kg का, तो हम सिंपल सी बात है इस पर फोर्स लगा रहे होंगे, और ये फोर्स हमारा मान लिया T1 टेंशन आ रहा है, इसमें T2 टेंशन आ रहा है, और कुछ सर्टेन एंगल है इनके बीच का। तो ये वाला एंगल हमने मान लिया कि सपोज दैट अल्फा है, ये एंगल, सॉरी ये एंगल अल्फा मान लेता हूँ हम लोग, ये एंगल हम लोग अल्फा मान लेते हैं, और ये एंगल हम लोग बीटा मान लेते हैं, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, सिंपल सी बात है। अब हमसे बोला जा रहा है कि मिनिमम पुल की स्ट्रिंग स्ट्रेटन हो जाए, मतलब ये स्ट्रिंग कुछ इस तरह से हो जाए,
इस तरह की बात करी जा रही है। तो हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल? आपको समझ में आ रहा होगा, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस बिहाफ पर अगर हम लामी थ्योरम लगाते हैं तो T1 डिवाइडेड बाई साइन 90 होगा, क्योंकि T2 और 1 kg के बीच बना एंगल होगा, बराबर T2 डिवाइडेड बाई साइन 90 बराबर 1 kg को हम लोग लिख सकते हैं 10 न्यूटन डिवाइडेड बाई वो साइन 180 डिग्री। और बिहाफ पर देखा जाएगा तो T1 और T2 आपस में इक्वल हो जाएंगे, और किसके इक्वल होंगे? 10 साइन 90 डिवाइडेड बाई साइन 180। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो सिंपल सी बात है, साइन 90 हमारा 1 होगा और साइन 180 0 होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो T1 और T2 की वैल्यू जो आएगी वो इनफाइनाइट आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि रस्सी में बहुत सारा फोर्स आ जाएगा, तब भी हम रस्सी को बिल्कुल सीधा करके 1 kg को सपोर्ट नहीं दे सकते, कुछ ना कुछ एंगल होना ही चाहिए, ठीक है ना। मिनिमम पुल के लिए हमें इन्फिनिटी अमाउंट का फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब इन्फिनिटी हमारा मिनिमम पुल है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर सही होना चाहिए इसमें होगा नन ऑफ दीज, ना तो 5 न्यूटन, ना तो 10 न्यूटन, ना 25 न्यूटन, which will be the infinity। तो D will be the correct answer। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड आउट द फोर्स इन BD मेंबर ऑफ ट्रस एज शोन इन अ फिगर इफ P is equals to 100 किलो न्यूटन and AB is equals to BC is equals to BD is equals to 5 मीटर। सभी लेंथ्स दी गई हैं, सारी लोड के बारे में, P के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया गया है कि ये P कितना होगा, कितना है, और हमसे इस BD मेंबर में फोर्स पूछा जा रहा है कि इस BD मेंबर में फोर्स क्या होगा, जो ये वाला मेंबर है। अब BD मेंबर को देखा जाए तो ट्रस में बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें पहले ही हमारे दिमाग में वो चीज आनी चाहिए, विच इज दी जीरो फोर्स मेंबर कॉन्सेप्ट। मैं ये पहले ही क्यों दिमाग में बता दे रहा हूँ, बिकॉज हर क्वेश्चन में आपको सबसे पहले यही थॉट लाना है जब भी ट्रस का क्वेश्चन आता है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं उस मेंबर में फोर्स जीरो है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें बहुत ही कम समय लगाना होता है और हम बहुत ज्यादा समय लगा देते हैं। जैसे क्वेश्चन में कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था, 1 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। BD मेंबर को अगर देखो तो ज्वाइंट बी को गौर से देखो सब लोग, ज्वाइंट बी को अगर गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि ज्वाइंट बी से 3 मेंबर पास हो रहे हैं। एक मेंबर है जिसमें फोर्स BA आएगा, और एक मेंबर फोर्स है जिसमें BC आएगा फोर्स, और एक मेंबर फोर्स है जिसमें BD फोर्स आएगा। इसी चीज के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। लेकिन मैंने एक चीज बताई थी कि इफ अ ज्वाइंट कंटेन 3 मेंबर, एक ज्वाइंट है जो 3 मेंबर कंटेन करता है और उसके साथ पहली कंडीशन है ज्वाइंट हैव नो एक्सटर्नल लोड एंड रिएक्शन। ज्वाइंट के पास में खुद का कोई लोड और रिएक्शन नहीं लग रहा है, उस पर बाहरी कोई लोड नहीं और कोई रिएक्शन नहीं है। दूसरी चीज है 2 मेंबर जो है वो कोलिनियर है, 2 मेंबर कोलिनियर हो। और थर्ड मेंबर क्या है, कैन बी एनी पोजीशन एट एनी एंगल। थर्ड मेंबर किसी भी एंगल पर हो सकता है। अगर ये 3 चीजें सेटिस्फाई करती हैं तो देन हम कह सकते हैं फोर्स ऑन थर्ड मेंबर ऑलवेज इक्वल्स टू 0। क्लियर है, मतलब तीसरे मेंबर में फोर्स हमेशा 0 होगा। तो यहाँ पर एक बात देखो, ज्वाइंट बी से भी 3 मेंबर पास कर रहे हैं। एक मेंबर पास इस तरह कर रहा है कि 1 2 3 मेंबर है, एक तो ये वाला, दूसरा ये, तीसरा ये, और ये दोनों कोलिनियर है तो इनमें फोर्स इक्वल होगा। और इस वाले मेंबर में जो तीसरा मेंबर है, इस वाले में, तो इसमें फोर्स कितना हो जाएगा 0, क्योंकि बी ज्वाइंट पर कोई एक्सटर्नल सपोर्ट और एक्सटर्नल रिएक्शन नहीं है। ऐसा होता है तो हम तुरंत इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना, ज्वाइंट पर कोई लोड और रिएक्शन नहीं होना चाहिए, और वो दोनों मेंबर पर एक दूसरे के कोलिनियर हो, एक ही लाइन पर हो, और तीसरा किसी भी एंगल पर हो। वो जरूरी नहीं कि 90 डिग्री पर, किसी भी एंगल पर हो, उस पर हमेशा फोर्स 0 होगा। तो इस बिहाफ पर कोई कैलकुलेशन नहीं करना था, कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, बस इतना दिमाग लगाना था कि 0 होगा, 0 ऑप्शन में है नहीं, मतलब नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अ मैन वेइंग 60 न्यूटन जंप्स ऑफ अ रेलवे ट्रेन
running on a horizontal rails at 20 km per hour with a packet weighing 100 Newton in his hand. The thrust of the packet in Newton on his hand is. मतलब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि एक मैन है और वो क्या करता है कि ट्रेन से जंप करता है। तुमने देखा होगा ना कि आदमी क्या करते हैं कि जलती हुई ट्रेन से जंप कर जाते हैं। अब सपोज दैट कोई ट्रेन है और वो 20 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और इस पर कोई मैन है और वो अपने हाथ पे कोई पैकेट लेकर रखा हुआ है। अब एक बात ध्यान देना, जब तक वो उस ट्रेन में रहेगा तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो होगी। बात समझ गए कि नहीं? तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन जीरो है, मतलब वो रेस्ट में है। क्लियर है? लेकिन जैसे ही वो क्या कर देगा, जंप कर जाएगा, जैसे ही वो जंप कर जाएगा, मतलब कि मतलब मेरा कहने का है कि ट्रेन इधर जाती रहेगी और मैन जंप करके जब इधर आ जाएगा, मैन जंप करके जब मैन जंप करके जब पीछे की तरफ आएगा तो सिंपल सी बात है, मैन की जो अब वेलोसिटी होगी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन अपोजिट हो जाएगी और उसके जस्ट अपोजिट वेलोसिटी से वो पीछे की तरफ अब मूव करेगा। बात समझ में आएगी नहीं? अगर वो ग्राउंड पर आ रहा है, ठीक है, तो जस्ट पीछे की तरफ चला जाएगा, तो विल बी इन दिस डायरेक्शन। मगर इसके हाथ में जो पैकेट है, उस पैकेट को जरा गौर से देखो। सिंपल सी बात है, पैकेट और मैन के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल साथ ही में ही पैकेट है उसके मैन के हैंड में। लेकिन एक बात ध्यान देना, जब वो ट्रेन को छोड़ेगा तो क्या करेगा? ट्रेन को कोई छोड़ेगा तो क्या करेगा? तो कभी भी थ्रस्ट नाम की चीज जब डेवलप होती है तो इट डिपेंड्स ऑन द फोर्स कॉन्सेप्ट, कि आप किसी सिस्टम को अगर छोड़ते हैं तो सिस्टम पर कोई एक्शन देंगे, उसके बदले में आपको रिएक्शन मिलेगा। तो वही हुआ था मैन का। मैन ने जब ट्रेन पर एक्शन दिया था, मैन ने जब ट्रेन पर कोई एक्शन दिया होगा, मैन ने जब ट्रेन पर कोई एक्शन दिया होगा, तभी मैन ने मान लो सपोज दैट ट्रेन पे कोई एक्शन दिया, पीछे की तरफ कोई एक्शन दिया, तो मैन जब एक्शन देगा ट्रेन पर तो मैन को भी क्या मिलेगा? एक रिएक्शन मिलेगा और मैन उस ट्रेन से बाहर निकल आएगा। तो कहीं ना कहीं मैन थ्रस्ट दे रहा है ट्रेन पर। तो बात यहां पर समझने वाली ये है कि मैन इज लेफ्टिंग द ट्रेन, so it applies thrust on train। वो ट्रेन पे थ्रस्ट लगाता है, ठीक है ना, और उसके बदले में उसको एक रिएक्शन मिलता है जिसकी मदद से वो बाहर निकलता है सिस्टम से। बात समझ में आएगी नहीं? तो जैसे कि अब मैन जब बाहर निकल रहा होगा, चूंकि 3D है मैं दिखा नहीं सकता हूँ आप सब लोगों को, बट समझने की ये कोशिश करनी है कि हम जब कभी भी ट्रेन से बाहर निकलते हैं तो हम ट्रेन पर धक्का लगाएंगे और हम जिससे क्या होगा कि अब मैं इसका एक फ्रंटल व्यू दिखा रहा हूँ। सपोज दैट मैन यहाँ था और मैन इस सिस्टम से बाहर निकलना चाहता है, तो मैन क्या कर रहा है कि नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा है जिसकी मदद से मैन को बाहर की तरफ फोर्स लगे मिलेगा, ठीक है ना, और इस मैन इस थ्रस्ट को लेके बाहर निकल जाएगा। लेकिन इसके हाथ में जो अपना खुद का एक पैकेट है इसके हाथ में, उस पैकेट के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पैकेट सिस्टम को नहीं छोड़ रहा है। बात समझने की कोशिश करो, पैकेट सिस्टम को नहीं छोड़ रहा है, मैन सिस्टम को छोड़ रहा है, मैन ट्रेन को छोड़ रहा है। अगर मैन ट्रेन को छोड़ रहा है तो मैन ट्रेन पे फोर्स लगाएगा, तो ट्रेन मैन पे फोर्स लगाएगी और मैन मतलब मैन पूरा पैकेट लेके बाहर निकल जाएगा और मैन पैकेट बाहर निकलेगा तो पैकेट और मैन के बीच में, ध्यान रखना, बिटवीन पैकेट एंड मैन देयर विल बी नो फोर्स। क्लियर है? क्योंकि पैकेट मैन से बाहर, मतलब मैन के हैंड से बाहर नहीं निकल रहा है, वो कोई उस पर थ्रस्ट नहीं अप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। अगर पैकेट मैन को छोड़ता तो वो थ्रस्ट अप्लाई करता और उस जगह पर कॉन्सेप्ट आता। तो इस हिसाब से जो इसमें आंसर होगा वो क्या होगा? तो जीरो, कोई थ्रस्ट नहीं है। थ्रस्ट जो होगा
वो कितना होगा 0। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता कि मैन में कितना थ्रस्ट लगाएगा तो तुम्हें फिर यहाँ बताना पड़ता कि मैन कितने एक्सीलरेशन से बाहर निकल रहा है। ये सारे डाउट्स फिर तब बनते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा, तो नन ऑफ दीज। तो देख रहे होगे आप सब लोग, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है, मैं डिस्क्रिप्टिव तरीके से बता दे रहा हूँ, बट कुछ करना नहीं था इसमें, ना 60 न्यूटन की कोई जरूरत है, ना 20 किलोमीटर पर आवर की कोई जरूरत है। Next question. A stationary object of 100 mass is acted upon a 20 Newton for 5 seconds. The object will attain a final velocity of. तो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखा जाए तो सब लोग देखो, एक 10 kg का मास है और वो किसी सरफेस पर रखा है और उस पर 20 न्यूटन का फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, और वो भी कितने सेकंड के लिए, फॉर 5 सेकंड्स। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। अब ब्लॉक चलता जाएगा और किसी सर्टेन जगह पहुंचेगा और उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी वो अटेन कर लेगा। तो भाई सिंपल सी बात है, वेलोसिटी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि फोर्स है। फोर्स होगा तो बॉडी में एक्सीलरेशन आएगा। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि जब भी कभी किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी एक्सीलरेट करने लगती है। तो हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस एक्सीलरेशन, विद द हेल्प ऑफ फोर्स अपॉन मास। वी आर अप्लाइंग द फोर्स 20 न्यूटन एंड मास इज द 10 kg। तो सो द वैल्यू विल बी दी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो भी जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं, एक्सीलरेशन भी उसी डायरेक्शन में मिलता है। अब एक बात समझो, अगर बॉडी ए एक्सीलरेशन से आगे की तरफ चल रही है, वो कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल के आया है, तो हमारे लिए बिल्कुल काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रही है तो हम वहां पर हमारे फॉर्मूले लगा सकते हैं। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी बराबर यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर u v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तभी लगाते हैं जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो और हमें पता चल गया एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, विच इज द कांस्टेंट। तो अब सिंपल सी बात है, फॉर्मूला लगा देंगे। हमें फाइनल वेलोसिटी से मतलब है और टाइम से मतलब है, तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा रिलेशन है। एज यू नो, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन 2 है और समय 5 सेकंड के लिए 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी अटेन कर लेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया होता, बी, 10 मीटर पर सेकेंड। अब इस क्वेश्चन में अगर फोर्स एंगल पे होता तो कंपोनेंट रिजॉल्व करते, और जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट आता उसका यूज करते हम फोर्स अपॉन मास के समय पर। जहां हम फोर्स लिख रहे हैं, ध्यान रखना इस जगह फोर्स लिख रहे हैं जहां पर, ये फोर्स वो फोर्स होता है जो पैरेलल होता है प्लेन के, ठीक है ना। अगर फोर्स पहले से ही पैरेलल है तो अच्छी बात, इंक्लाइंड है तो कंपोनेंट जरूर रिजॉल्व करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो सब लोग। टू बॉडीज ऑफ masses m and 2m are dropped from top of the building. When these bodies reach the ground, their kinetic energy will be in the ratio of. अब बताओ, दो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के रेशियो के बारे में बातें कर रहे हैं। तो भाई काइनेटिक एनर्जी का रेशियो तो सबको पता होगा, हाफ m1v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ m2v2 स्क्वायर, और m1 है m और m2 है 2m और v1 स्क्वायर बटे v2 स्क्वायर। अच्छा, तो दो बॉडी को अगर हम लोग एक टॉप ऑफ द बिल्डिंग से क्या करें बताओ, छोड़ दें। ये हमारी बिल्डिंग का टॉप है और वहां से हम दो बॉडी को छोड़ें, एक m मास को और एक 2m मास को, तो क्या होगा, m और 2m को अगर हम छोड़ते हैं, तो m और 2m को अगर हम छोड़ेंगे तो बहुत ही सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। m और 2m को हम लोग अगर वहां से छोड़ते हैं तो हाइट सेम हाइट ट्रेवल करता है। अगर सबको पता होगा कि हाइट सेम ट्रेवल करते समय मास का इफेक्ट नहीं पड़ता है। सेम हाइट ट्रेवल करते समय जीरो वेलोसिटी से जी एक्सीलरेशन से कोई चीज एक्सीलरेट करेगी तो दोनों में एक्सीलरेशन सेम होगा, तो वेलोसिटी में बढ़ोतरी भी सेम होगी और ग्राउंड पे पहुंचते समय दोनों सेम वेलोसिटी से जाके पहुंचेंगे या टकराएंगे। क्लियर है सब लोगों को। तो इट मींस v1 एंड v2 विल बी सेम, सो बाय विच वी कैन चेक आउट दिस विच इज दी m by 2m। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2, दैट इज द सिंपल केस। तो आंसर विल बी दी 1/√2, सॉरी 1/√2 नहीं, 1:2। मेरी बात समझ में आ गई सब लोग को। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगला देखते सब लोग। अ बॉडी ऑफ मास एम मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v हिट्स अनदर बॉडी ऑफ सेम वेलोसिटी बट इन अपोजिट डायरेक्शन एंड स्टिक्स टू इट
after this collision the composite system moves with velocity। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि एक बॉडी का मास है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से हिट करता है किसी अनदर बॉडी से जो अलग डायरेक्शन में आ रही है। मतलब एक वेलोसिटी v से इधर आ रही है और एक वेलोसिटी v से इधर आ रही है, और दोनों जब टकराते हैं तो एक ही सिस्टम बन जाते हैं। समझ गए? ये कंपोजिट सिस्टम हो गया। अब कंपोजिट सिस्टम कितने से चलेगा और किधर चलेगा इसके बारे में हम लोग बातें करते हैं। तो ये बिफोर कोलिजन की बात है और ये आफ्टर कोलिजन की बात है। ध्यान रखना बॉडी का मास सेम है, सेम मास की वेलोसिटी, बस वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम मान लेते हैं इधर की तरफ प्लस है और इधर की तरफ माइनस है। एक बात समझना, जब ये टकराते हैं तो ये इस पर फोर्स लगाता है और ये इस पर फोर्स लगाता है। अच्छा था, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे कि नहीं? तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम कितना है? 0। ध्यान रखना कोलिजन में अगर नेट फोर्स जिस लाइन के अलाउंग 0 होगा, मोमेंटम हम कंजर्व कर सकते हैं उस लाइन के अलाउंग। क्लियर है सब लोगों को? तो इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन के अलाउंग मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, तो हम लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग लाइन ऑफ एक्शन। और मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों लगा रहे हैं? चूंकि नेट फोर्स 0 है। दिमाग में ध्यान रखना, जिस लाइन के अबाउट नेट फोर्स 0 होगा हमेशा उधर की तरफ मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। अब मोमेंटम कंजर्व में क्या होगा कि जो पहले का मोमेंटम है वही मोमेंटम बाद में होगा। पहले दोनों अलग अलग चल रहे थे, पहली वाली बॉल पॉजिटिव साइड चल रही है, राइट साइड चल रही है, दूसरी लेफ्ट साइड चल रही है, तो उसका मोमेंटम निगेटिव होगा। ऐड करते हैं बट साइन के साथ। समझ में आ रहा है सबको? इज इक्वल्स टू, अब दोनों जुड़ जाएंगे आपस में और फाइनल वेलोसिटी v से चलेंगे। और v कितनी होगी वही हमसे पूछी जा रही है। तो एक बात बताओ सब लोग, ये v है, सॉरी, ये हमारा v डैश मान लेते हैं, ठीक है ना? तो ये 0 हो गया, तो v डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 0। इट मीन्स कि वो अब चल ही नहीं रहे हैं, टकराने के बाद वो रुक जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि आंसर क्या हो गया? 0। इस रो में क्वेश्चन आ चुका है तो इस वजह से इसको अच्छे से समझना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सब लोग। A force F acts for a 1 second on a body of mass 1 kg moving with initial velocity u, then which of the following statement is are and or not true? अब इसको बहुत अच्छे से समझना है कि क्योंकि एक फोर्स हम F लगा रहे हैं 1 सेकेंड के लिए किसी मास m पर, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u है। चलो बहुत अच्छी बात, u इनिशियल वेलोसिटी है इसकी, है ना? और 1 सेकेंड के लिए फोर्स भी जो हम लगा रहे हैं वो F लगा रहे हैं और मास जो है वो 1 kg का है। तो सिंपल सी बात है, हमसे सारे स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं कौन से गलत हैं, विच आर नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है, ठीक है ना? तो अब जो सही नहीं है वो देखना है। तो हमें डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज और मोमेंटम कितना इंक्रीज हो रहा है उसके बारे में हम बातें करेंगे, ठीक है ना? तो देखते हैं सब लोग, देखो इधर सब लोग। सबसे पहले तो हमें एक्सीलरेशन इसका पता होना चाहिए। तो फोर्स अपॉन अगर हम लोग मास की बात करते हैं तो विच इज दी एफ, तो एक्सीलरेशन एफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। और इस बिहाफ पर अगर 1 सेकेंड बाद बॉडी किसी नई जगह आती है तो इसकी अब फाइनल वेलोसिटी जो होगी v, वो हम निकाल सकते हैं u प्लस ए टी से, और v बराबर हो जाएगा u, एक्सीलरेशन कितना है? f है, और टाइम 1 सेकेंड, तो फाइनल वेलोसिटी आ गई u प्लस एफ। ठीक है, तो एक चीज सब लोग समझो, फाइनल वेलोसिटी u प्लस एफ लिखा हुआ है ऑप्शन में, तो ये सही स्टेटमेंट है, हमें गलत स्टेटमेंट चुनना है, तो बी तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अब डिस्टेंस कवरेज की भी बात कर रहा है, यहां से यहां तक कि कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो डिस्टेंस कवर के लिए भी हमारे पास फॉर्मूले हैं, क्या बताओ? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाउ यू कैन यूज दी एस टी? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बहुत ही ईजी है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करना। इनिशियल वेलोसिटी टाइम 1 सेकेंड, हाफ एक्सीलरेशन एफ के बराबर है, टाइम 1 सेकेंड है, तो एस बराबर आ गया यू प्लस एफ बाई टू। अब बताओ एस बराबर यू प्लस एफ बाई टू लिखा है, इट मीन्स ये भी स्टेटमेंट सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं। अच्छा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी कि बाद में कितनी काइनेटिक एनर्जी हो गई और पहले कितनी काइनेटिक एनर्जी थी?
तो बाद में काइनेटिक एनर्जी का कोई कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल, v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर। अब मास तो 1 kg है, फाइनल वेलोसिटी सबको पता चल गई u प्लस एफ का स्क्वायर है और माइनस यू स्क्वायर। व्हेन यू सॉल्व दिस यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ यू स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f, तो एफ स्क्वायर प्लस 2uf आ जाएगा और यू स्क्वायर कट जाएंगे। अच्छा, तो हमारे पास दिखा है 1/mf स्क्वायर। अब पॉसिबल है क्या कभी? अच्छा चलो, मास इन्होंने एक्चुअली 1 kg ले रखा था, तो मास के टर्म्स में ये ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मास आ भी जाता है यहाँ पर अगर हम मास ले भी लेते तो भी नहीं आता, क्योंकि 2uf 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या बताओ, इनकरेक्ट है। मतलब आंसर जो होगा वो सी होगा। डी नहीं चेक कर रहे हैं, बिकॉज चेक करेंगे तो फिर वही आएगा, सही हो जाएगा स्टेटमेंट, क्योंकि एक सिंगल ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? तो दैट इज द सी ऑप्शन। तो देख रहे होगे एक क्वेश्चन में सारी चीजें निकालने को आ गई। अगला क्वेश्चन, टू ऑब्जेक्ट 3 kg और 5 kg आर कनेक्टेड बाई लाइट कॉर्ड पासिंग ओवर अ स्मूथ पुली, प्रेशर ऑन द पुली इन न्यूटन वुड बी। तो एक पुली है हमारे पास और उस पुली पे एक लाइट कॉर्ड से जाता हुआ एक रस्सी लटका दिया गया है और रस्सी पर एक मास है 3 किलोग्राम का और एक मास है 5 किलोग्राम का। अब एक बात सबको दिमाग में रखनी है, क्योंकि 5 kg सिंपल सी बात है ज्यादा है यार, मतलब 50 न्यूटन, और 3 kg 30 न्यूटन। 50 न्यूटन ज्यादा है और 30 न्यूटन कम है, तो सबको समझ में आ रहा होगा ये बॉडी एक्सीलरेट करेगा इधर की तरफ और ये ऊपर की तरफ उठेगा। आ गया समझ में? अब देखो इधर सब लोग, पुली को जरा गौर से देखो, इसमें रस्सी में टेंशन टी आया, इधर रस्सी में टेंशन टी आया। अब जितना ये रस्सी दोनों तरफ के जो टेंशन है पकड़ के इसको नीचे की तरफ पुली को ले जाना चाहते हैं, और पुली में लगी हुई है बियरिंग, वो नहीं नीचे जाने देगी, मतलब नीचे से हमने सपोर्ट दे रहा। सिंपल सी बात है, ऊपर की तरफ इस पर एक फोर्स आ जाएगा और विच इज द रिएक्शन आर। तो आर जो होगा वो एक्चुअली में 2t के बराबर होगा, और अगर t पता चल जाएगा तो हम r निकाल सकते हैं, जो कि हमारा प्रेशर है। ठीक है ना? दैट इज द प्रेशर ऑन पुली। अब 2t कैसे, टेंशन कैसे निकाला जाए स्ट्रिंग में? टेंशन निकालने का बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास। अब नेट फोर्स देखो सब लोग, 50 न्यूटन इधर है और 30 न्यूटन इधर है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं अच्छा 50 और 30 को जोड़ दें, एक्चुअली बेटा जोड़ना नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना, अगर इसी रस्सी को हम सीधा कर देते तो 50 न्यूटन राइट साइड होता और 30 न्यूटन लेफ्ट साइड होता, तो घटाएंगे, क्योंकि सिस्टम पूरा चल रहा है तो 50 और 30 के डिफरेंस से चल रहा है, मतलब 20 न्यूटन से चल रहा है। तो ये हमारा नेट फोर्स है, और टोटल मास भी हमें यूज करना रहेगा। अच्छा, सिंगल ऑब्जेक्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें बहुत आसान होता है, कितना फोर्स लगाया और उसका कितना मास था। लेकिन जब भी कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें दो दो मास का सिस्टम होता है, तो टोटल मास लेते हैं, 3 + 5 तो कितना हो गया बताओ, 20/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सीलरेशन आ गया। अब हमें रस्सी में टेंशन चाहिए, तो किसी भी एक ब्लॉक को अगर हम लोग यहाँ कंसीडर कर लें, फॉर एग्जाम्पल फॉर ब्लॉक 3 kg, अगर हम 3 kg की बात करें तो देखो इधर सब लोग, 3 kg में नीचे की तरफ 30 आ गया, ऊपर की तरफ टेंशन टी आ गया और एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ। तो हाउ यू कैन राइट द इक्वेशन? जब भी कभी कोई बॉडी चल रही होती है तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जितना उस पर नेट फोर्स लग रहा है वो बराबर हो जाएगा उस बॉडी का जो मास है और एक्सीलरेशन के बराबर। तो यहाँ से टेंशन आ जाएगा 3a + 30, मतलब कि 3 × 20/6 + 30। तो टेंशन की वैल्यू आ गई, 3 से 6 को कट करेंगे तो 2 आएगा, और 2 से 20 को कट करेंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा, और 10 को 30 से जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा। ध्यान रखना, अगर हम लोग 9.81 के बारे में बातें करते हैं, यहाँ सारा अगर 9.81 लिया जाता तो जो भी हम लोग 30 न्यूटन यूज कर रहे थे दैट विल बी दी 9, चीज़ें चेंज हो जाती। तो उस हिसाब से 10 + 3 × 9.81 यूज करते तो आता 39.43। सॉरी, देयर इज अ मिस्टेक, वी विल यूज दिस 6 नॉट दैट इज द 8, तो 8 को यहाँ यूज करेंगे। इस बिहार पर अगर हम लोग इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा 37.5।
बिना जी 9.81 के, ठीक है ना। जी को 9.81 ना लेने पर हमारा कितना आ रहा है 37.5। अब 37.5 अगर आ गया है तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे जो रिएक्शन हमें निकालनी रहेगी उसकी वैल्यू 2t के बराबर होगी, तो दैट विल बी दी 75। 37.5 का मल्टीप्लाई 2 कर दोगे तो 75 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन को समझ में आ गया हम लोग को, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, अ फोर्स एफ टू आई, दैट इज द आई कैप नॉट द कैपिटल आई, इट इज द आई कैप, 30 जे कैप 10 के कैप किलो न्यूटन मूव्स अ पार्टिकल फ्रॉम पोजीशन r1 टू द r2। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक हमारे पास में पार्टिकल r1 कोई ओरिजिन था और उसकी ये पोजीशन वेक्टर r1 है, और r1 पोजीशन से उसको शिफ्ट कर दिया गया किसी अनदर पोजीशन पर, और यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर r2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको इस वेक्टर के बारे में नॉलेज लेनी है, ए बी वेक्टर के बारे में। तो हाउ यू कैन कैलकुलेट द ए बी वेक्टर इज नथिंग बट दैट इज द ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर। अब ओ बी वेक्टर को कैसे और ओ ए वेक्टर से कैसे घटा दें, मतलब हम R2 को R1 से घटाने वाले हैं, तो R2 को R1 से घटाएंगे तो समझ में आ रहा होगा सबको, 10 माइनस का 10 आई कैप प्लस में माइनस में सॉरी प्लस, चूंकि जे कैप की हम बात कर रहे हैं, जो चीजें लिखी हुई है उसके साथ माइनस आ जाएगा बस, मतलब 10 आई कैप 10 के साथ 10 घट गया, प्लस 20 के साथ 20 सब्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि जे जे है, और के नहीं है R1 में, R2 में केवल के है, तो प्लस में 30 के कैप आ जाएगा। तो आंसर कितना है बताओ, 30 के कैप विच इज दी ए बी वेक्टर। अब सबको पता है कि वर्क डन अगर चाहिए तो फोर्स जो हम लगा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक ले जाने, फोर्स हम लगा रहे हैं, एफ फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से वो जा रहा है। सो वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वर्क डन के लिए बहुत ही सिंपल सी बात है, हमको फोर्स और जो वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, और फोर्स है 20 आई 30 जे और 10 के कैप, डॉट प्रोडक्ट ले लो 30 के कैप के साथ, तो के कैप डॉट प्रोडक्ट देगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से 30 गुणा 10 करोगे तो 300 किलो जूल आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यूनिट किलो जूल में। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, वर्क डन पे कभी कभी वेक्टर टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो ऐसे करना होता है। सो वर्क डन आ गया 300 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 4 kg block is placed on a rough horizontal surface with having static and kinetic friction coefficient is 0.4 and 0.3. If 15 Newton force is applied horizontally on the block, find out the acceleration of the block. अब फोर्स लगा रहे हैं तो एक्सीलरेशन की बात कर रहा है ब्लॉक की, है ना। अब ब्लॉक को रफ सरफेस पे रखा गया जिसका स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.4 है और काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.3 है, और जो ब्लॉक है 4 kg का है। अब सिंपल सी बात है, अगर ब्लॉक 4 kg का होगा तो जी का वैल्यू अगर 10 लेते हैं तो सिंपल सी बात है, इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी नीचे की तरफ वेट होगा 40 न्यूटन, और नॉर्मल रिएक्शन जो आएगी वो भी कितनी आएगी बताओ, 40 न्यूटन ही आएगी, और इस पर हॉरिजेंटली हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कितना बताओ, 15 न्यूटन। एक बात ध्यान देना, फ्रिक्शन के हर एक क्वेश्चन पे एक ही कॉन्सेप्ट चलता है जिसको सब लोगों को पकड़ के रखना है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है समझना सब लोग। हम लोगों को सबसे पहले नेट फोर्स निकालना पड़ता है अलोंग द सरफेस, ठीक है ना, वो भी कैसे बताओ, विदाउट फ्रिक्शन, बिना फ्रिक्शन के हम पहले नेट फोर्स निकालेंगे। तो बिना फ्रिक्शन के नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पर सरफेस के अलोंग कितना लग रहा है, केवल 15 न्यूटन। पहली चीज तो ये कर लेंगे, और दूसरी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बराबर होती है म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अब म्यू कितना है, म्यू नहीं होता है, म्यू एस होता है, ठीक है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन वो है 0.4, और नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस है और वो 40 के बराबर है। तो इस हिसाब से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 16 न्यूटन आएगा। अब ये ध्यान रखना, दो चीजें जब निकाल लेते हैं हम लोग तो इन दोनों चीजों को हमें कंपेयर करना होता है, और उसके बाद डिसाइड होता है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब चूंकि हमें पता हो गया है कि फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ज्यादा है, और नेट फोर्स क्या है बता सब लोग, कम है, मतलब एफ नेट फोर्स जो है
विदाउट फ्रिक्शन फोर्स वो कम है फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से। इसका मतलब क्या है, कंक्लूजन क्या निकला कि हम बल फोर्स ही कम लगा रहे हैं और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है, जितना तुम लगाओगे उतने से फ्रिक्शन अपोज कर देगा और तुम्हारे सिस्टम को चलने नहीं देगा। इसका मतलब है कि बॉडी रेस्ट में रहेगी और रेस्ट बॉडी का एक्सीलरेशन होता ही नहीं है। तो आंसर हो गया 0, विच इज द नन ऑफ दीज। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, इतना छोटा सा काम था, लेकिन बहुत सारे लोग इधर उधर के रैंडम थॉट्स अप्लाई करते हैं। तो यू हैव गेट दी ऑप्शन ए बी सी, इनमें से कुछ ना कुछ एक जरूर तुम निकाल दोगे, क्योंकि रैंडम गेसिंग में सब लोग बहुत सारी तरह से बात करते हैं। अच्छा 15 न्यूटन है, 4 kg लगा रहे हैं, 40/15 कर देते हैं, है ना। और बहुत तरह तरह से सोचते हैं कि चलो 16 से 15 घटा देते हैं तो जितना आएगा फिर उसको तरह तरह से क्वेश्चन के आंसर को मैच कराने की कोशिश करते हैं। तो आंसर को मैच नहीं कराना है, अपने कॉन्सेप्ट पर स्टिक रहना है तुम लोगों को, जिससे कि कभी भी गलती ना हो। अच्छा यहीं पर अगर ये ज़्यादा होता तो हम कहते हैं कि ये स्लिप करेगा, और जब सब स्लिप करेगा तो जो नेट फोर्स निकाल लेंगे विथ फ्रिक्शन और डिवाइडेड बाई मास कर देंगे तो हम एक्सीलरेशन निकाल पाएंगे। तब घटा के फ्रिक्शन को और लगाए गए फोर्स के साथ में जो वैल्यू निकलेगी उसको मास से डिवाइड करके हम एक्सीलरेशन निकाल लेंगे, ठीक है। चलो, फॉर परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब हमारे पास अगर बॉडी परफेक्टली इलास्टिक है तो रिफॉर्मेशन जो है वो 100% है। इस वजह से इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर कोई बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड से आके टकरा रही है और इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है और इनिशियल वेलोसिटी u है, तो टकराने के बाद जब ये ऊपर जाएगा तो किसी v वेलोसिटी से जाएगा। और ये याद रखना है v वेलोसिटी e टाइम्स u होती है, मतलब पहले कितनी थी वेलोसिटी और e से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब वेलोसिटी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 हो जाता है तो फाइनल वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड बटा फॉरवर्ड होगी। ऐसा तब होता है जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो या परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज हो। जैसे कि ऐसी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक होती है जो 100% रिकवर कर सकती है अपने ओन शेप को। तो ऐसी सिचुएशन पर हम लोग वहाँ पर बैठते हैं, कहते हैं कि जो ई होगा वो 1 के बराबर होगा, ठीक है। और यही चीज़ अगर परफेक्टली प्लास्टिक होती तो ई 0 हो जाता। The shaft of motor starts from rest and attains full speed of the 1800 rpm in the 10 second. The shaft has angular acceleration of। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक शाफ्ट की बात कर रहे हैं और शाफ्ट ऑफ मोटर, किसी मोटर का एक शाफ्ट है। मतलब अगर हम बात करें कि कोई एक मोटर है और उस मोटर का एक शाफ्ट है, ठीक है ना, और वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब उस शाफ्ट की बात करी जाए तो वो फुल स्पीड अचीव कर लेता है, मतलब 1800 आरपीएम इन 10 सेकेंड। मतलब इसके शुरुआत में आरपीएम 0 थे, मतलब एंगुलर वेलोसिटी स्टार्टिंग में 0 थी, लेकिन कुछ टाइम बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गई 2πn/60। मतलब 2πn कितने हो गए, 1800 आरपीएम बटे 60। तो ये रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। 60 से कितना आएगा, 6π रेडियन पर सेकेंड। इतनी स्पीड हो गई। अब सही कहीं ना कहीं स्पीड बढ़ रही है और स्पीड तभी बढ़ती है जब एक्सीलरेशन होता है। और इसलिए हमारे पास एक फार्मूला है ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा की वैल्यू अभी 6π, ओमेगा नॉट 0, अल्फा पता नहीं, और अचीव करना है 10 सेकेंड में। तो अल्फा का वैल्यू आ गया, सॉरी दैट इज द 1800, तो इट विल बी 60π। तो अल्फा विल बी 60 डिवाइडेड बाई 10 which is the 6 radian per second, 6 radian per second square। तो आंसर विल बी बी। Ring of mass 10 kg of diameter 0.4 is made to turn 2100 revolution per minute about its axis. The ring will have the angular momentum of। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसरो में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। इस वजह से सब लोगों को बहुत अच्छे से तैयार रखना है पॉइंट्स सभी के। एंगुलर मोमेंटम ध्यान रखना, एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम का मोमेंट होता है। बात समझ गए कि नहीं। तो एक तरह से हम बात करें एंगुलर मोमेंटम की, इसको हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं या एल से रिप्रेजेंट करते हैं। आई ओमेगा के बराबर होता है। अब जो रिंग है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता होना चाहिए।
रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है और डिस्क का कम होता है। डिस्क का mr²/2 होता है और रिंग का mr² होता है। यहाँ गलती कर दी अगर किसी ने भी, या पेपर में कंफ्यूज हो गए कि mr² है कि mr²/2, तो फिर बहुत सारी चीजें, इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू की बात करी जाए तो 2 पाई रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया गया है, तो 60 से जो हम डिवाइड करते हैं वो इस वजह से करते हैं जिससे कि हम जो रिवॉल्यूशन पर मिनट है, मतलब आरपीएम है, उसको हम सेकंड में बदल सकें। तो आरपीएम ही दिए गए तुमको, तो 60 का डिवाइड जरूर करेंगे, तो 2100 हो गया। मास है 10 kg, डायामीटर दिया गया 0.4, तो रेडियस 0.2 हो जाएगी, तो 0.04 हो गई। 2 पाई इंटू 2100 डिवाइडेड बाई 60, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 87.96, it means is equals to 88 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो देख रहे हो ना, 2 लाइन से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। फॉर्मूला अगर भूल गए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं याद है तो नहीं कर पाओगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड ए अबाउट इट्स डायगोनल एक्सिस, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि स्ट्राइक नहीं करता पेपर में। क्या करें, हमसे इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। अब हमें पता है कि हमारे पास एक एक्सेस है जिसका नाम एक्स होता है, ये एक्सेस है जिसका नाम वाई, इसके अबाउट कोई पूछ लेता तो हम खुश होके निकाल लेते। लेकिन और जेड एक्सेस सबको मैं इस तरह दिखा रहा हूँ कि दैट इज द जेड एक्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस एक्स वाई। हमें लेकिन इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और हमने इसका नाम दे दिया ए बी सी डी, तो ये बी डी एक्सेस हो गई। अब एक चीज सोचो, बी डी एक्सेस के अबाउट बहुत सारे लोग नहीं निकाल पाएंगे, दिमाग में स्ट्राइक नहीं करेगा कि क्या करें कैसे करें, क्योंकि हमें सब कुछ पता है लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं पता है। जैसे हमसे कहा जाए आई एक्स एक्स, बताओ क्या होगा, तो भाई सब लोग को पता चल गया भाई ए की पावर 4 डिवाइडेड बाई 12। कैसे आया, बी डी क्यूब अपॉन 12 से, मगर सब सेम हो जाएगा तो ए की पावर 4 अपॉन 12। कोई तुमसे पूछ लेता है कि बता आई एक्स एक्स मत बताओ, आई वाई वाई बताओ, तो अभी तब क्या निकलता, ए की पावर 4/12, ए की पावर 4/12। लेकिन ऑप्शन में ए की पावर 4/12 दिया गया है, गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पर तुमसे डायगोनल के अबाउट पूछ रहा है। तो क्या करें फिर, कैसे क्वेश्चन करें। तो एक बात सोचो, सब लोग समझने की कोशिश करो कि परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम होती है जो हमें बताती है कि आई एक्स एक्स और आई वाई वाई का जो सम होता है वो आई जेड जेड के बराबर होता है। पहली जरूरी बात सबको ध्यान ध्यान रखनी है ना। दूसरी चीज एक और ध्यान दो सब लोग, यहाँ पर दो डायगोनल है, एक डायगोनल है AC और एक डायगोनल है BD, और दोनों डायगोनल एक दूसरे से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर एंगल पर हैं। जैसे x और y एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, वैसे ही AC और BD भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर भी हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं कि I जो परपेंडिकुलर थ्योरम यहाँ पर लगाएंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, उसके लिए क्या लिखेंगे, आई ए सी प्लस आई बी डी। अच्छा था, दोनों एक्सेस इसी पॉइंट पर आके कट कर रही कि नहीं, और इस पॉइंट से पास होने वाली परपेंडिकुलर जो एक्सेस है वो जेड जेड है। तो ये दोनों इक्वेशन हम लिख सकते हैं। अब बात समझना, एक्स के अबाउट जो फिगर मिल रहा है वही वाई के अबाउट मिल रहा है, तभी इनके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। उसी तरह डायगोनल के अबाउट भी जो फिगर्स मिलेंगे वो सेम मिलेंगे, मतलब ये डायगोनल के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम होंगे। तो ये आई जेड जेड वाई क्या हो जाएंगे 2, और आई जेड जेड हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं आई जेड जेड 2 आई एक्स एक्स होगा। तो आई जेड जेड की वैल्यू जो आएगी वो 2 इंटू आई एक्स एक्स आएगी, और आई एक्स एक्स है ए की पावर 4/12। अब आई जेड जेड का मान यहाँ रख दो, जब सॉल्व करेंगे तो आई बी डी निकल के आ जाएगा, और आई बी डी सबको समझ में आ रहा होगा, ए की पावर 4 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा था आई बी डी, ए की पावर 4 डिवाइडेड बाई 12। दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सबको समझ में आ रहा होगा कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है,
इन दो जगह परपेंडिकुलर लगाया, एक एक्स वाई के लिए और एक ए सी और बी डी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सब लोग। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m and length L about an axis through one end and perpendicular to the length of rod would be। एक रॉड है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है, वो भी किसके अबाउट, एक इंड के अबाउट जो उस लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सेस है। तो मैंने मान लिया इस इंड का नाम है जे जे एक्सेस, और इसके सेंटर जी से जो एक्सेस जाएगी उसका नाम होगा जी जी एक्सेस, और लेंथ एल बाई टू होगी। अब परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम नहीं लगाएंगे, पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगाएंगे। नॉन सेंट्रोइडल के अबाउट पूछा गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके पैरेलल सेंट्रोइडल एक्सेस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास और उनके बीच की दूरी का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब जीजी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबको याद रहना चाहिए, बिना इसके तो कुछ होगा ही नहीं। वो होता है एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4। तो आई जेड जेड आ गया, एलसीएम 4 आएगा, सॉरी 12 आएगा, तो एम एल स्क्वायर इंटू में 4 हो गया। तो सॉल्व करोगे तो आई जेड जेड की वैल्यू आ जाएगी एम एल स्क्वायर बाई 3। तो हमारा आंसर आ गया इसमें ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो ये फ्रिक्वेंट है, याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। Brakes are applied to a car traveling at 90 km per hour and it comes to stop in 5 seconds. The coefficient of friction between the wheels and road surface। अब हमने किसी कार पे ब्रेक लगा दिया, सिंपल सी बात है, किसी कार पर जब ब्रेक लगा देंगे हम लोग, तो किसी कार पर जब हम ब्रेक लगाएंगे और जो कि कितनी स्पीड से चल रही थी बताओ, 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, और 90 किलोमीटर पर आवर से चलने के बाद 5 सेकंड बाद स्टॉप हो गई। मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, फाइनल सॉरी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 90 किलोमीटर पर आवर, और इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 का गुणा कर देंगे, तो 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अगर 25 मीटर पर सेकंड से चल रही थी और फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो हो गई, जो समय लगा वो कितना लगा बताओ, 5 सेकंड। अब 5 सेकंड का समय लग रहा है, तो हम पता कर सकते हैं रिटार्डेशन कितना होगा। अच्छा, रिटार्डेशन क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शन जो आया होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में आया होगा, रिटार्ड हुई होगी बॉडी, और फिर एक समय बाद आके क्या हो गई होगी बताओ, रुक गई होगी। तो ये फ्रिक्शन ही फोर्स है जो रोकने की कोशिश कर रहा है बॉडी को, तो रिटार्ड करेगा। तो एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, v बराबर u प्लस ए टी से, तो सिंपल सी बात है, सबको समझ में आ रहा होगा कि इसमें आ जाएगा u बाई टी। इसको ऐसे भी समझ सकते हो सब लोग रिटार्डेशन के लिए। फॉर्मूला हमारे पास में है v बराबर u प्लस ए टी, और फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 25 है, प्लस में a इंटू टाइम 5 है। तो एक्सीलरेशन देख रहे होगे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, वो भी माइनस में आएगा, तो इसी वजह से इसका नाम रिटार्डेशन पड़ रहा है। अब एक बात ध्यान दो कि किसी बॉडी पर जो फोर्स लग रहा होता है वही ये रिटार्डेशन लाता है। तो मास अगर कार का कुछ होगा तो रिटार्डेशन आएगा, तो न्यूटन सेकेंड लॉ से जो फोर्स लग रहा होगा वो कहीं ना कहीं मास ऑफ द कार इनटू एक्सीलरेशन के बराबर होगा, एफ बराबर एम ए। अब सबको पता है कि ये फोर्स कोई सिंपल फोर्स नहीं है, ये फ्रिक्शन फोर्स है, और फ्रिक्शन फोर्स का अपना इंडिविजुअल फॉर्मूला होता है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी आएगी, नॉर्मल रिएक्शन उतनी ही आएगी जितना इसका खुद का भार होगा, mg, समझ गए। तो म्यू की जगह mg लिखो, म्यू mg बराबर m। तो पता क्या चला बताओ कि एक्सीलरेशन म्यू जी के बराबर आ गया, और म्यू बराबर a बाई जी हो जाएगा, और एक्सीलरेशन सबको पता है 5 है, g का वैल्यू 10 है, तो आंसर आ गया 0.5। समझ में आया सबको।
और इस जगह पर तुम देखोगे तो दैट म्यू इज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट डिपेंड अपॉन मास। समझ गए? मास पे नहीं डिपेंड कर रहा है ये एक्सीलरेशन केवल केवल फ्रिक्शन कोफिशिएंट पर, रिटार्डेशन डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। जितना ज्यादा हाई फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा रिटार्डेशन उतना ही ज्यादा होगा और जल्दी कार रुक जाएगी। 1 kg block is resting on surface with coefficient of friction mu is equals to 0.1. A force of 0.8 Newton is applied on the block. What is the frictional force? अच्छा, तो फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, तो कैसे निकालें? अब 1 kg ब्लॉक को उस पर जब हम फोर्स लगा रहे हैं 0.8 न्यूटन और म्यू का वैल्यू 0.1 दिया गया है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने तुम्हें सबसे ही पहले बता दिया था कि अभी थोड़ी देर पहले इस तरह का क्वेश्चन एक कराया मैंने कि हमें एफ नेट निकालना होता है विदाउट फ्रिक्शन फोर्स, और वो कितना है बताओ? 0.8। पहली चीज तो ये आ गई, और दूसरी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है। अब बताओ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? म्यू इंटू एन, म्यू है 0.1 और नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा बताओ? 10 होगा। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 न्यूटन आ जाएगी। इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ वही चीज जो मैं बताया था कि एफ नेट की वैल्यू कम हो गई और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? ज्यादा हो गई। इसका मतलब है बॉडी किस में रहेगी? रेस्ट में रहेगी। और रेस्ट में जब कोई बॉडी होती है तो ध्यान देना, जितना तुम फोर्स लगाओगे फ्रिक्शन भी पिक्चर में आएगा, बट इट विल सेम एज 0.8 न्यूटन, बिकॉज ये फोर्स और ये फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तभी रेस्ट हो पाएगा। तो इसका मतलब है आंसर हो गया 0.8 न्यूटन। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, म्यू इंटू एन पेपर में रट के जाते हैं और लगा देते हैं, म्यू इंटू एन के हिसाब से आंसर आ जाएगा तुम्हारा। म्यू इंटू एन का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा म्यू इंटू एन के हिसाब से 1 न्यूटन, ठीक है ना। इत्तेफाक से 1 न्यूटन दिया नहीं गया है, सो कोई दिक्कत नहीं, गलती नहीं हुई, बट ऑप्शन ऐसे बनाए जाते हैं कि वहां पर इस तरह की चीजें रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डिस्क है या व्हील है, मान लो O2 सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है और दो पॉइंट लोकेट किए गए ए और बी, जिनकी अपनी लीनियर स्पीड्स हैं 80 मीटर पर सेकेंड, 140 मीटर पर सेकेंड, और ए और बी के बीच डिस्टेंस पूछी गई है। तो रोटेशन का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान देना, कि दो कोई भी पॉइंट बॉडी पर तुम कंसीडर करो, उनकी जो लीनियर वेलोसिटी होंगी वी ए और वी बी, ध्यान रखना सब लोग, वी ए और वी बी, उन वेलोसिटीज का रेशियो जो होता है वो हमेशा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, उनकी डिस्टेंसेस के रेशियो के बराबर होता है। मतलब बी ओ डिवाइडेड बाई ए ओ, और वी बी ओ सबको पता है बड़ी वेलोसिटी है और छोटी वेलोसिटी 10, और बी ओ सबको समझ में आना चाहिए रेडियस के बराबर होगी, और ओ ए क्या होगी? रेडियस माइनस ए बी। तो रेडियस की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा और हो जाएगा। 140/80 बराबर आर माइनस का आर माइनस 1400। ए बी की वैल्यू देखो सब लोग, सॉरी 140/80, आर माइनस आर माइनस ए बी की वैल्यू दी गई कितनी बता? 300 है। तो यहाँ से आर सॉल्व करो, आर का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा सॉल्व करते समय? 140 गुणा 300 और डिवाइडेड बाई 60, 700 आ जाएगा रेडियस में। तो रेडियस हमारी 700 आ गई, और क्वेश्चन में हमसे डायामीटर पूछा गया, तो जल्दीबाजी नहीं है तुमको किसी चीज की, पता चले 700 दिख रहा है, अच्छा लगा तो लगा तो लगा तो, गलत हो जाएगा तुरंत। डाया 2r के बराबर होगा, तो 1400 mm आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया इसका? सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अ बॉडी इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर, इट
falls through the half of the height in 2 seconds. The total time taken in the reach the ground is nearly. अब देखो जो टावर है उसके टॉप से बॉडी को गिराया जा रहा है और वो जब अपनी हाफ डिस्टेंस पर पहुंचती है एक समय ये ग्राउंड पे पहुंच जाएगी। ग्राउंड की हाइट मान लो h मान लेते हैं और इसकी हाफ हाइट h/2 मान लेते हैं। h/2 हाइट चलने में जो हमें समय लगता है वो 2 सेकेंड लगता है। अब हमें हाइट भी पता है, टाइम भी पता है और एक्सीलरेशन भी पता है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे s बराबर ut प्लस हाफ at², तो h/2 हाफ g और t की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो यहाँ से h का वैल्यू निकल जाएगा 40 मीटर। मतलब हमें टावर की हाइट पता चल गई एक्चुअली। अब टावर की जो ये हाइट है वही 40 मीटर आ गई अगर, तो अब हमारे लिए आसान नहीं है क्या पता करना कि टोटल टाइम यहां से लेकर यहां तक कितना लगेगा, h हाइट के लिए कितना टाइम लगेगा। h हाइट के लिए कितना टाइम लगेगा वो निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि h बराबर ut प्लस हाफ at² होगा। अब h है 40 मीटर, ये 0 है, हाफ एक्सीलरेशन g है और टाइम हमको नहीं पता है कितना होगा, तो टाइम यहां से निकल गया। अगर हम देखेंगे तो 80/10 का रूट हो जाएगा और विच इज दी 2√2 और 2√2 का मतलब हो गया 8 का मतलब रूट हो गया 2 इंटू 1.4, तो 2 इंटू √2 की जो वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी 2.8, वैल्यू निकल के आएगी 2.82 सेकेंड। तो आंसर हो गया डी। अच्छा क्वेश्चन था ये, सब लोग इसको ध्यान रखें। क्वेश्चन है, अ बॉक्स इज गिवन अ पुश along surface on which it rests with velocity of 6 meter per second. If it stops after covering a distance of 5 meter, the coefficient of friction between the box and surface is. अच्छा, ये कार वाला और ये बॉक्स वाला क्वेश्चन सेम है, बस नाम अलग है क्वेश्चन का, बस कॉन्सेप्ट सेम है। जैसे वहाँ कार ब्रेक लगाने से रुकती थी, वहाँ हम ब्रेक लगाते थे और फ्रिक्शन और का कारण से फ्रिक्शन आता था और कहीं ना कहीं वहीं पे ही हमारा कॉन्सेप्ट लगता है रुकने का। वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी, जब भी कोई चीज चलती हुई जगह पर रुक जाए तो याद रखना एक्सीलरेशन, ध्यान रखना रिटार्डेशन जो होता है वो म्यू जी के बराबर होता है। अब हमें म्यू चाहिए तो हमें रिटार्डेशन की वैल्यू चाहिए, कहीं से हमें ए मिल जाए आंसर आ जाएगा। अब ए निकालने के लिए काइनेमेटिक इक्वेशन हमेशा आती है, जैसे टाइम वाला वहां पर कॉन्सेप्ट था v बराबर u प्लस at से हमने ए निकाला था, यहाँ पर डिस्टेंस कवर करने वाले कॉन्सेप्ट से निकल रहा है, तो s बराबर ut प्लस हाफ at² आएगा। अब डिस्टेंस है 5 मीटर, स्टार्टिंग वेलोसिटी हमें दी गई है 6 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना स्टार्टिंग में 6 मीटर पर सेकेंड से वो चल रहा था, बाद में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है 0 हो जाती है। अच्छा, हमें यहाँ पर टाइम ही नहीं पता है तो वी डोंट यूज दिस फॉर्मूला। टाइम की इंफॉर्मेशन नहीं है, डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन है और इसलिए हम यूज करेंगे v² बराबर u² प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी 0, 6 का स्क्वायर प्लस 2as 5 मीटर, तो रिटार्डेशन आ गया 36/10 मतलब 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये निगेटिव होगा तो इस वजह से चूंकि रिटार्डेशन है। अब म्यू की वैल्यू आ गई 3.6/10 0.36, तो इस हिसाब से जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए बी। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते रहो, समय बर्बाद करते रहो, ज्यादा समय लगाओ क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो याद रखना। और ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, कोई चलती हुई चीज रुक रही है, कोई चलती हुई चीज रुक रही है तो उस सरफेस का म्यू इस तरह के होगा a/g के बराबर, ठीक है ना। A body is thrown up at angle 45 degree with a velocity of 100 meter per second, so as to describe a parabola. Its vertical velocity on point of return down will be. वर्टिकल वेलोसिटी बात कर रहा है जब वो रिटर्न डाउन होगा। अब इसको भी समझ लेते हैं।
कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल है, किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं और वो है 100 मीटर पर सेकेंड, और जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो 45 है। एक बात दिमाग में हमेशा प्रोजेक्टाइल के लिए रखो, जिसे नहीं आता है कॉन्सेप्ट नोट कर ले, कि जितने से हम छोड़ते हैं वेलोसिटी उतने से ही वो वापस आके क्या होती है, टकराती है। दैट इज द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी हमेशा सेम होती है। अगर ये u है तो ये v मान लो, लेकिन इसमें अब हमें ये पॉइंट ऑफ रिटर्न था जब वो टकरा रही है, और ये पॉइंट ऑफ स्टार्ट है। वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए हमको, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट में चाहिए vy चाहिए। तो सिंपल सी बात है, एक और चीज, एंगल भी कुछ बदलाव नहीं होता है। हॉरिजेंटल के साथ पहले भी 45 एंगल था और अभी भी 45 रहेगा। तो वी वाई की वैल्यू सबको समझ में आ गई होगी, तो वी साइन 45 हो जाएगा, मतलब 100/√2, मतलब 100 डिवाइडेड बाई 1.414, और 100 डिवाइडेड बाई 1.414 करेंगे तो आंसर निकलेगा 70.7 मीटर पर सेकेंड। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछता तो cos 45 लगा देते, वो भी 70.7 होता। और अगर हमसे पूछता कि नेट वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी एट पॉइंट ऑफ रिटर्न, तो वो 100 के बराबर होगी। Consider the given figure depiction spring scale indicates a tension T in the right hand cable of the pulley system. Calculate the mass M. अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम मास का बनाते हैं, सबसे पहले तो एक बात समझो कि जो पुली इस तरह से आ रही है, एक पुली इस तरह जा रही है, एक पुली इस तरह जा रही है, और यहाँ से और यहाँ तक आ रहे हैं, और ये हमारे पास क्या होता, इसको और इसको यहाँ फिक्स कर दिया गया और इसको यहाँ पर कनेक्टेड। अब एक बात समझना सब लोग, पहले तो टेंशन को हमें बनाना आना चाहिए। अगर यहाँ टेंशन टी है तो जब तक रस्सी नहीं बदलेगी तब तक टेंशन भी चेंज नहीं होगा। रस्सी में जहाँ जहाँ तक रस्सी सेम जाएगी वहाँ वहाँ तक टेंशन सेम रहेगा। समझ गए कि नहीं? और ये वाला टेंशन और ये वाला टेंशन मिला के जो टोटल टेंशन आएगा वो 2T टेंशन आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मास m है उस पर ऊपर की तरफ नेट T, 2T और T मिला के 4T लग रहा है, उस पर नीचे की तरफ लग रहा है mg। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ व्यू से 4T mg के बराबर होगा, तो मास जो होगा वो 4T/g। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था। B is the correct answer, which is the 4T/g. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास m 5 kg accelerates at constant rate 2 meter per second square on the smooth horizontal surface due to external force acting 30 degree with the horizontal, the magnitude of force। याद करो, मैं शुरुआत में क्वेश्चन कराया था, मैंने बताया था सब लोगों को कि F बराबर जो एम हम फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें F वो फोर्स होता है जो अलोंग द सरफेस होता है। तो ध्यान रखना, अगर कोई बॉडी एक्सीलरेट हो रही है, अगर कोई बॉडी 5 kg की बॉडी एक्सीलरेशन ले रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और चूंकि उस पर एक फोर्स हम लगा रहे हैं, उस पर एक हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और वो फोर्स जो F है वो एक्चुअली कितना है बताओ, F फोर्स है, वही पूछा जा रहा है और दिया नहीं गया फोर्स की वैल्यू, बट इतना पता है कि ये हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पर लगाया गया, 30 डिग्री पर लगाया गया, बट कितना F लगाया गया ये पता नहीं। चलो निकाल लेते। लेकिन एक बात बताओ, जो भी फोर्स होगा उसका कंपोनेंट तो आएगा ना F cos 30, और यही वो फोर्स है जो बॉडी को चलाएगा। तो हम जानते हैं F along द सरफेस जो होगा वो ma के बराबर होगा, और F along द सरफेस है F cos 30 बराबर मास 5 kg है और एक्सीलरेशन 2। इस बिहाफ पर सब लोगों को पता चल गया होगा कि F कैसे निकलेगा, 10/cos 30, और cos 30 कितना होता है, कितना होता है बता सब लोग, √3/2। तो 10 डिवाइडेड बाई √3 और इंटू में 2 चला गया, तो 20/√3 आ जाएगा। और इस हिसाब से जो आंसर आना चाहिए, ओके, ये सॉल्व नहीं किया गया है,
उसी टर्म्स में दिया गया जिस टर्म से पूछा जा रहा है, तो cos 30 के टर्म्स में ही निकालेंगे, तो जो आंसर निकलेगा वो 10 cos 30 आ जाएगा। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन सही है वो कौन सा सही है, बी, 10 cos 30 न्यूटन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव अ मास 35 kg ऑन फ्लैट सरफेस हॉरिजेंटली विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब समझो, कीवर्ड यहाँ है कांस्टेंट वेलोसिटी। न्यूटन ने एक नियम बताया था कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है या रुकी हुई है तो इसका मतलब है उस बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है। तो ये कीवर्ड जो है कांस्टेंट वेलोसिटी वाला, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि नेट फोर्स कितना है बताओ, बॉडी पर जीरो है। और नेट फोर्स जीरो कैसे हो सकता है, देखो, क्योंकि हम बॉडी पर लगा फोर्स रहे 30 न्यूटन, तो ये जीरो कैसे होगा, सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन भी जो आए वो कितना है, 30 न्यूटन ही आए, तभी हम कह सकते हैं कि वो रेस्ट में हो सकता है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अब बात समझ में आ गई होगी, अपनी फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू लगेगी वो उसी फोर्स के बराबर लगेगी जितना तुम लगा रहे हो, नेट फोर्स अगर जीरो रखना चाहते हो। तो इस वजह से जितना हम लगाए माइनस का फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू बराबर जीरो, तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 30 के बराबर। लेकिन हम जानते हैं ना फ्रिक्शन का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू एन, जो 30 के बराबर होगा, और एन की वैल्यू सबको पता होगा 35 किलोग्राम दिया गया है, और 35 किलोग्राम को हम लोग लिख सकते हैं 3500, सॉरी 3500 कह रहा हूँ 350, तो म्यू बराबर आ गया 30/350। तो 30/350 को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.085। तो आंसर हो गया नियर अबाउट 0.087, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज पुश्ड अप टू 2 मीटर ऑन स्मूथ 30 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन बाय अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन। तो एक हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है 30 डिग्री एंगल पर, और स्मूथ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ब्लॉक को 5 kg ब्लॉक को हमको 2 मीटर तक क्या करना है, ले जाना है खींचते हुए, और कितना हम फोर्स उस पर लगा रहे हैं बताओ, 60 न्यूटन का। लेकिन हम फोर्स 60 न्यूटन लगा रहे हैं ना, उसका खुद का कम भार भी तो नीचे की तरफ होगा, mg sin 30, और वो कितना होगा 50 इंटू 1/2, 25, और ब्लॉक को मैं यहाँ ले जाना है, तो कितना काम करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, वर्क डन बराबर फॉर्मूला होता है बॉडी पर नेट फोर्स अलोंग द सरफेस कितना लग रहा है और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब नेट फोर्स बताना, 60 ऊपर की तरफ और 25 नीचे की तरफ, तो 60 माइनस 25 ये फोर्स आ गया, और इनटू मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इसको घटाओगे तो कितना आएगा, एक तो आएगा 35 इंटू 2, तो 70 जूल आएगा। समझ में आ गया होगा सब लोगों को। लेकिन इसी चीज को अगर हम लोग जी की वैल्यू 9.81 लेके करते तो शायद आंसर हमारा थोड़ा सा अलग आता, 70 जूल की बजाय 70.95 आता, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो यहाँ पर सब लोग को दिमाग लगाना है, इस क्वेश्चन में अगर सब लोग गौर से देखते हो तो 70 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन 70.95 निकालने के चक्कर में हम लोगों को जी का वैल्यू 9.81 लेना पड़ता है, और जी का वैल्यू 9.81 लेने पे कैलकुलेशन बढ़ती है, तो यू हैव टू सॉर्ट आउट योर टाइम विद द हेल्प ऑफ टेकिंग जी इज इक्वल टू 10 एंड मैच द ऑप्शन। तो जी के 9.81 से ऑप्शन में बहुत डिफरेंस नहीं आएगा, जिस हिसाब से 4 ऑप्शन थे उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है, तो हम देख सकते हैं कि 70.95 70 के नियर है, तो इसका मतलब है हमारा डी सही। 4 forces P, 2P, 3P, 4P act along the sides of in order of square. The resultant forces, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, एक हमारा स्क्वायर है और इसकी साइड्स के अलोंग ये फोर्स लग रहा है, तो पहली साइड में P लग रहा है, अगली साइड में 2P लग रहा है,
अगली साइड में 3p लग रहा है और अगली साइड में 4p लग रहा है, और एक ही ऑर्डर लेना है। ऑर्डर ऑर्डर हमने कौन सा वाइज दिया है? एंटी क्लॉकवाइज। सब लोग क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ता है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स निकालना है। अब सिग्मा एफ एक्स के लिए देखो, इधर की तरफ प्लस ले लो, इधर की तरफ माइनस ले लो। अब दो ही फोर्स हैं जो इधर लेफ्ट और राइट हैं, एक है P और एक है 3p। तो आ गया बताओ 2p, वो भी इधर की तरफ। सिग्मा एफ वाई निकालो, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड निगेटिव। तो अपवर्ड है 2p और डाउनवर्ड है 4p, तो फिर से 2p आ गया नीचे की तरफ। और रिजल्टेंट अगर हमें चाहिए तो फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है बताओ? सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? तो 2p का स्क्वायर प्लस 2p का स्क्वायर रूट करोगे तो 2√2p आ जाएगा। अब इससे छोटा क्वेश्चन आए पेपर में, समझ लो पॉसिबल ही नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन सब लोग छोड़ दें, बहुत ही गलत बात है ना। चलो अगला अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ प्रोजेक्टाइल ऑफ रेंज आर द काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम आफ्टर द प्रोजेक्टाइल कव्स फ्रॉम स्टार्ट एंड डिस्टेंस इक्वल टू, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात करी जा रही है। अगर रेंज आर दी गई है तो कितना वो डिस्टेंस कवर कर लेगा मिनिमम काइनेटिक एनर्जी वाले पॉइंट तक पहुंचने पर। अब एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम का क्या मतलब है? यही तो हमारा इस क्वेश्चन का एक की पॉइंट है। और इसका मतलब होता है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एक ही जगह होती है, इट इज द टॉप पॉइंट। कौन सा पॉइंट? टॉप पॉइंट। क्यों? क्योंकि टॉप पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो मिनिमम होती है, अब जीरो नहीं होती है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट उसका जीरो हो जाता है, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है, लेकिन और हर जगह पर वर्टिकल हॉरिजेंटल दोनों रहते हैं। तो इस वजह से हमारा टॉप पॉइंट जो है, प्रोजेक्टाइल का जो टॉप पॉइंट है, वहाँ मिनिमम वेलोसिटी है, मतलब मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है। और टॉप पॉइंट अगर प्रोजेक्टाइल का हम देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट जहाँ पर हाइट की जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो याद रखना हमेशा कि ये जो x होता है वो रेंज का आधा होता है। समझ गए? मतलब टॉप पॉइंट पर जो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल में कवर होती है वो रेंज की हाफ के बराबर होती है, मतलब 0.5 आर। तो ये देख रहे हो ना, ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है जो पेपर में सब लोगों ने छोड़ा है या नहीं कर पाए हैं, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कॉन्सेप्ट, ओनली लैक ऑफ कॉन्सेप्ट। कोई क्वेश्चन रॉकेट साइंस नहीं है, कठिन नहीं। फॉर द ट्रस्ट सोन इन फिगर, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इन एसआर मेंबर। अब हमें इस पूरी ट्रस्ट का केवल एसआर मेंबर है जिस पर हमें इस फोर्स के बारे में समझना है। अब एक बात समझना सब लोग, यहाँ पर जो रिएक्शन आएगी वो आरपी आएगी, और यहाँ पर जो रिएक्शन आएगी वो आरक्यू आएगी। और जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो कितना लगा रहे हैं बताओ? 30 किलो न्यूटन का। और ये वाली जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, और ये जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। हम आर क्यू निकालना अगर चाहें मान लो, तो आर क्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला ध्यान रखो, आर क्यू के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है? जितने भी लोड बीम पर या ट्रस पर लग रहे हैं, सबका मूवमेंट ले लेंगे हम पी के अबाउट, मतलब पी से दूरियां ले लेंगे मूवमेंट क्यू के अबाउट, लेकिन चूंकि हमें यहाँ पर पी के अबाउट मूवमेंट लेके, सॉरी क्यू नहीं, पी के अबाउट मूवमेंट लेके आंसर निकालना होता है। तो सरल तरीका ये होता है कि जो रिएक्शन निकालते हैं उसके अलावा हम दूसरी रिएक्शन की तरफ से डिस्टेंस लेते हैं, मतलब 30 का डिस्टेंस हम आरपी से लेंगे, ना कि आरक्यू से, और डिवाइडेड बाई आरपी और आरक्यू के बीच का टोटल डिस्टेंस ले लेंगे। और ऐसा हम और सभी लोग के साथ भी करते रहते हैं अगर और फोर्स होते तो, क्योंकि और नहीं है तो आंसर हमारा कितना आ गया होता है? 30 दूनी 60/3, मतलब 20 किलो न्यूटन। अच्छा, तो आरक्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 20 किलो न्यूटन। और हमें मेंबर एसआर में फोर्स निकालना है, तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, जो ट्रस हमको दिया गया था उसमें हम एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे विच इज द मेथड ऑफ सेक्शन। और वो मेथड ऑफ सेक्शन हमें क्या करेगा बता? हमने क्या किया, ट्रस को दो भागों में बांट दिया, और वो दो भाग कौन कौन से हैं? ये यहाँ पर लग रहा है आर क्यू, तो जो ये भाग कट के आएगा
इस वाले पार्ट को जरा देखो, एक ये फोर्स हुआ, एक ये फोर्स हुआ, और एक ये फोर्स हुआ, और हमें पता होगा ऊपर वाला पॉइंट आर था और ये एस था, तो ये एफ आर एस आ जाएगा, जिसे एफ एस आर भी कह सकते हैं। ये एफ आर और किस पॉइंट की तरफ जा रहा है सब लोग देख लो, टी पॉइंट की तरफ जा रहा है, तो आर टी हो गया, और ये एफ क्यू टी हो गया क्योंकि ये क्यू पॉइंट है, और क्यू पॉइंट पर एक रिएक्शन भी है आर क्यू। दैट इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द लेफ्ट पार्ट। अब इस फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के एफ एस आर का वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसको कैसे निकालें, अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे आगे बढ़ाऊं और इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊं, तो यहाँ पर एक पॉइंट हमको मिलेगा जो टी पॉइंट होगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि टी पॉइंट के अबाउट में नेट मूवमेंट को बैलेंस कर लेना चाहिए, और जीरो के बराबर, क्योंकि भाई जितने भी फोर्स लग रहे हैं मूवमेंट को बैलेंस करेंगे फॉर इक्विलिब्रियम। अच्छा, तो ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, कंपोनेंट से भी क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन इससे फायदा ये हुआ कि टी पर दो फोर्स पास हो जा रहे हैं, तो वो मूवमेंट देंगे ही नहीं। अब मूवमेंट देगा आर क्यू और एफ एस आर, और एफ एस आर हमें चाहिए। एंगल देख लो सब लोग जल्दी से। अच्छा बताना सब लोग, अगर ये वाली डिस्टेंस 1 मीटर है और ये भी 1 है, तो ये एंगल 45 हो जाएंगे कि नहीं, और अगर ये एंगल 45 हो जाएगा, एंगल की कोई जरूरत ही नहीं है हमको, हमें तो मूवमेंट चाहिए टी पॉइंट के अबाउट, तो ये डिस्टेंस हमें पता होगी 1 मीटर है, और ये डिस्टेंस भी पता है 1 मीटर है, तो सिंपल सी बात है, एफ एफ आर एस जो मूवमेंट देगा वो 1 मीटर के साथ देगा, और आर क्यू भी कितने के साथ देगा, 1 के साथ देगा, तो एफ एस आर या एफ आर एस बोलो, आर क्यू के बराबर होगा और 20 किलो न्यूटन। तो इसी को कहते हैं मेथड ऑफ सेक्शन का फायदा। तो ऑप्शन क्या सही हो गया बताओ, 20 किलो न्यूटन, सी इज द करेक्ट आंसर। वेलोसिटी रेशियो ऑफ द सेकंड सिस्टम ऑफ पुली। और सेकंड सिस्टम ऑफ पुली समझ रहे होगे सब लोग, सेकंड सिस्टम ऑफ पुली क्या होती है, सेकंड सिस्टम ऑफ पुली जिसमें क्या होते हैं, 2 ब्लॉक होते हैं। 2 ब्लॉक का मतलब समझना है, एक ब्लॉक अपर ब्लॉक होगा तो एक ब्लॉक लोअर ब्लॉक होगा, और अपर ब्लॉक से कुछ पुलियां कनेक्टेड होंगी, और इसी तरह कुछ पुली लोअर ब्लॉक से कनेक्टेड होंगी, ठीक है ना। तो वी आर नॉट गोइंग टू डिटेल इन दिस, you have to know about the velocity ratio of the second system of pulley, which is the n, which is the number of pulley। जितनी नंबर ऑफ पुलीज होती हैं उसके बराबर होता है हमारा वेलोसिटी रेशियो। तो अपर ब्लॉक प्लस लोअर ब्लॉक, टोटल पुली लेते हैं, अपर और प्लस लोअर। कभी कभी अपर और लोअर में सेम सेम पुली होती हैं, 3 3 हो गई तो 3 3 6 आ जाएगा वेलोसिटी रेशियो, और 3 और 2 होगी तो 3 और 2 5 आंसर है। तो इस हिसाब से जो आंसर सही होगा, कौन सा सही होता है, सी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस इज इक्वल्स टू द हाफ ऑफ द फोर्स। अब यार दो फोर्स हैं P और Q, दोनों बराबर हैं, P के बराबर मान लेते हैं, दोनों फोर्स बराबर हैं, और इनका रिजल्टेंट जो है उस फोर्स का आधा हो जाए, ऐसा कब होगा उनके बीच, उनके बीच एंगल कितना होना चाहिए, थीटा कितना होना चाहिए, जिससे कि रिजल्टेंट हाफ हो जाए। तो वैसे तो बताने वाली बात नहीं है, मगर याद रखना सब लोग, R बराबर क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 2p² cos थीटा, सॉरी, वी हैव अ सॉर्ट आउट फॉर्मूला, उसको हमें याद रखना चाहिए बजाय इसके, क्योंकि इसमें मेहनत और ज़्यादा लगेगी तुम्हारी, तो मैं वो बता देता हूँ, 2p cos θ/2, ये फॉर्मूला याद रखना सब लोग, सेम फोर्स के रिजल्टेंट का होता है, रिजल्टेंट को आधा करना है तुम्हें, तो cos θ/2 की वैल्यू आ जाएगी 1/4, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1/4 को, उसका cos इनवर्स ले लेंगे, तो θ/2 आ जाएगा 75.5, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 151 डिग्री, मतलब 151 डिग्री पे रिजल्टेंट आधा होता है।
और 151 के नज़दीक 150 है, तो वी विल टेक द आंसर सी। समझ में आया सब लोगों को? इसमें मैं हिंट पे एक और पॉइंट बता देता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें याद रखना। रिजल्टेंट जीरो होगा जब थीटा जीरो होगा। रिजल्टेंट जो होगा, सॉरी, रिजल्टेंट जीरो नहीं, रिजल्टेंट की वैल्यू अलग होगी। यू हैव टू नोटिस दिस पॉइंट। क्या मैं कह रहा था, देखो तो सब लोग, थीटा की वैल्यू अगर जीरो है तो रिजल्टेंट जीरो होगा, 2p होगा, दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। थीटा का वैल्यू बढ़ा के 90 डिग्री कर दोगे तो रिजल्टेंट √2p हो जाएगा, घटता जाएगा। और थीटा बराबर अगर हमने 120 कर दिया तो रिजल्टेंट p के बराबर हो जाएगा। और थीटा बराबर 151 डिग्री कर दिया तो रिजल्टेंट p के आधे के बराबर हो जाएगा। और अगर थीटा 180 कर दिया तो रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। ये 5 हमारे अलग अलग थीटा के लिए अलग अलग रिजल्टेंट होते हैं जो याद रखते हैं। तो यहाँ से हमारा पूरा वीडियो सोल्यूशन कंप्लीट होता है हमारे पहले फुल लेंथ टेस्ट का। सो इस प्रकार से हमारा पूरा फर्स्ट जो फुल लेंथ टेस्ट रिवार्ड टेस्ट था उसका वीडियो सोल्यूशन कंप्लीट होता है। जुड़े रहें आरटीजे डिजिटल के साथ और अगले टेस्ट को शेड्यूल को प्लान करें। जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग इस बात को ध्यान दें कि ये शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। अपने आप को इससे बाउंड करें और जरूर से ये टेस्ट परफॉर्म करें। इन केस कोई डाउट आता है, कुछ नहीं समझ में आता है तो जरूर से कमेंट करें और मुझसे पूछें, व्हाट्सएप करें और एक दूसरे को इन्फॉर्म करें इस क्यूज के बारे में, बिकॉज इट इज़ द गुड थिंग जिससे आप सब लोग एक अच्छी प्रिपरेशन की तरफ मूव कर सकते हैं। थैंक यू।